मैं मोहम्मद असलम। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से, ताकि आप इसके ज़रिए से उर्दू अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाएं। तो हम अलिफ से लेकर या तक पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम आगे पढ़ रहे हैं। हम अलिफ से लेकर या तक पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद चूँकि मैं बता रहा था आपको सबक के दौरान कि मैं आपको जब मात्राएं पढ़ाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों वो वक्त आ गया है मात्रा पढ़ने का, यानी ज़बर और ज़ेर और पेश पढ़ने का। क्योंकि जब तक हम किसी हर्फ पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे तो वर्ड एक दूसरे से नहीं मिलेगा। एक दूसरे के साथ वर्ड मिलाने के लिए मात्राएं की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो चलिए हम समझते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये तिरछी लकीर, ये दोस्तों ज़बर है, और ये ज़बर किसी हर्फ के ऊपर आता है। जैसे मैं आपको समझा दूँ आगे। जैसे दोस्तों आपने ये पढ़ा था कि, तो चलिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है ज़बर। ज़बर जो होता है किसी हर्फ के ऊपर होता है, और इसी के मुकाबले में आता है दोस्तों आ, और इंग्लिश में आ जाता है ए। तो चलिए मैं ज़बर को समझा देता हूँ। आ तो आप समझ ही रहे हैं हमसे पहले ही। तो देखिए ज़बर जो है दोस्तों, ये जो तिरछी लकीर है ये आपका ये ज़बर है। और ज़बर जो होता है ना दोस्तों, वो किसी हर्फ के ऊपर होता है, ना कि नीचे। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कैसे ऊपर होता है। आप पढ़ चुके हैं कि अलिफ के बाद क्या आता है दोस्तों, बा। ये बा है दोस्तों। इसी के मुकाबले में हिंदी में आ जाता है बी, बा, और इंग्लिश में आ जाता है बी। तो दोस्तों ये जो बा है, अब हम बा के ऊपर ज़बर लगाएंगे। जैसे बा ज़बर बा, या बे ज़बर बे। तो बा ज़बर बा जो है ना आपका दोस्तों, ये ज़बर है। ये ज़बर, ये ज़बर है दोस्तों। बिल्कुल आराम से समझिएगा। इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहें ज़बर से, मिसाल के तौर पर आप अलिफ पे ज़बर ले लो। अलिफ पे मेरा नाम जैसा कि असलम है, तो मैं लिखता हूँ अपना नाम असलम। तो देखो अलिफ पर ज़बर है, तो अलिफ सीन ज़बर अस। अब जो अलिफ सीन के साथ मिलेगा ना, तो यहाँ पर एक जज़म आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, जज़म। मैं जज़म भी आपको पढ़ा दूंगा। ये जज़म जो है दोस्तों एक दूसरे वर्ड को मिलाने के लिए है। जब हम अलिफ को सीन के साथ ऐड करेंगे ना, तो इस ऐड करने में हमारा ज़बर और ये जज़म दोनों मिल करके ऐड होगा। अगर हम सिर्फ अलिफ यहाँ जज़म ना लगाएं और सिर्फ ज़बर लगा दें, तो ये अलिफ सीन के साथ अटैच नहीं होगा, ये मिलेगा नहीं, बल्कि ये अलग रहेगा। तो मिलाने के लिए हमें सीन पर जज़म लगाना पड़ता है, और जज़म की कुछ शक्ल इस तरह होती है, दाल की तरह। जैसे आपने दाल पढ़ा था ना दोस्तों, जिसके मुकाबले में डी और टा आया था, तो यही है दोस्तों दाल। तो दाल की तरह होता है जज़म। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए इसी तरीके से लाम है। अगर हम यही असलम हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे आ स ला मा, असलम। अब यहाँ पर क्योंकि ज़बर के मुकाबले में आ आया हुआ है, और अलिफ के मुकाबले में भी आ ही आता है। ज़बर के मुकाबले में आ आया हुआ है यहाँ पर, और अलिफ के मुकाबले में और ए के मुकाबले में भी आ ही आता है। इसलिए यहाँ पर ज़बर लगाने की, या हिंदी में कोई और ऐसा वर्ड नहीं, ऐसा अक्षर नहीं है जो ज़बर के मुकाबले में हो। ज़बर के लिए अलिफ, और ज़बर के लिए आ, और अलिफ के लिए भी आ, दोनों के लिए आ ही यूज़ होता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। और इसी तरीके से ज़बर के लिए ए आता है। अगर हम इंग्लिश में असलम लिखना चाहें तो ए एस एल ए एम, असलम। तो देखिए दोस्तों अलिफ से, अलिफ पर क्या है, ज़बर है नहीं, अलिफ पर ज़बर है यहाँ पर। लेकिन इंग्लिश में अलिफ पर ज़बर लाने के लिए दूसरा कोई वर्ड नहीं है। चलिए हम अगला हर्फ चलते हैं। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा मद। क्या है दोस्तों, मद। मद की कुछ शक्ल इस तरीके से होती है। ये मद होता है, ये भी किसी हर्फ के ऊपर आता है, ये अकेला नहीं पढ़ा जाता है। और मद के मुकाबले में हिंदी में आ जाता है दोस्तों आ। क्या आता है, आ। ये है आ, और ये है आ। ये थोड़ा खींचेगा, ये खींचेगा नहीं, बल्कि सिर्फ उस हर्फ पर हरकत होगा। और ये है दोस्तों, ये थोड़ा खींच करके पढ़ा जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर आम, आम। ये आम नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, ये क्या पढ़ाएगा, आम। और इसी तरीके से इंग्लिश में जब हम लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिखने,
हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में हो जाएगा हमारा आ म आम। और अगर इंग्लिश में भी हम लिखना चाहें तो इंग्लिश के लिए मद के लिए क्या है दोस्तों, मद के लिए 2 वर्ड आते हैं, 2 हर्फ आता है, डबल ए। तो आप समझ चुके होंगे। अगर हमें आम लिखना है तो हम लिख देंगे ए डबल ए एम, आम। चलिए अगला हर्फ है दोस्तों, हमारा अगला जो है हमारा हरकत है वो है ज़ेर। क्या दोस्तों, ज़ेर। ज़ेर जो है दोस्तों ज़बर के बिल्कुल अपोजिट है। ज़बर तो ऊपर आता है और ज़ेर किसी हर्फ के, किसी वर्ड के, किसी अक्षर के नीचे आता है। चलिए हम मिसाल से समझते हैं। बिल, क्या दोस्तों, बिल, बा लाम ज़ेर बिल। तो देखिए ज़ेर जो ऊपर नहीं आएगा बल्कि नीचे। अगर हमें ज़बर लगाना हो तो ज़बर तो ऊपर आएगा, ये ज़बर है, और ये ज़ेर है दोस्तों। ये ज़बर है और ये ज़ेर है, ये ज़बर है और ये ज़ेर है। और ज़ेर के मुकाबले में हिंदी में आ जाता है ई। क्या है, ई। अगर हम बिल लिखना, ई, ये है क्या दोस्तों, हिंदी में क्या है, ई। और अगर हम इसी ई से हम क्या लिखना चाहें, बिल, तो इसका मात्रा हिंदी में होता है हर सही का। क्या होता है दोस्तों, बिल मात्रा होता है ब, बिल। बात आगे समझे दोस्तों, ये है बिल। अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो बी आई एल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखो बिल लिखने के लिए यहाँ पर आई आ गया दोस्तों, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों हमारा या मद। क्या है, या मद, या मद। या मद कैसे होता है दोस्तों, ज़ेर के साथ, जब ज़ेर के बाद अगर या आ जाए, या साकिन। अभी देखा ना आपने दोस्तों, ये ज़बर, ये जज़म, जज़म का जब या पर जज़म आ जाते हैं ना दोस्तों, और उससे पहले, या से पहले ज़ेर होती है, तो उसी को या मद्दा कहते हैं। बात आगे समझ में। जब ज़ेर के बाद, यानी ज़ेर के बाद या साकिन आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, या मद बोलते हैं। और या मद के लिए इंग्लिश में आ जाता है ई, यानी दीर्घ ई का, और इंग्लिश में आ जाता है डबल ई। तो चलिए हम मिसाल से समझते हैं। मिसाल से हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो की, क्या लिख लेते हैं, की। देखिए दोस्तों ये काफ है और ये या है, ये आधा काफ है। किस तरीके से आधा काफ होता है, छोटा काफ, मैं मात्रा पढ़ाने के बाद वही पढ़ाऊंगा फिर कि किस वर्ड को किस तरीके से मिलाया जाता है। तो अब देखिए काफ के नीचे यहाँ पर ज़ेर है, और ये काफ क्या है, काफ क्या है दोस्तों, या क्या है दोस्तों, या साकिन है, इसलिए थोड़ा खींच करके पढ़ा जाएगा कि। और अगर यही चीज़ें हमें हिंदी में लिखनी हो तो हम हिंदी में लिखेंगे दोस्तों कोमहर्षी का मद दीर्घी का की। और यही चीज़ हमें इंग्लिश में लिखना हो तो हम लिखेंगे डबल ई, की। तीनों की ही पढ़ा जाएगा। ये उर्दू में की लिखा गया है, और ये हिंदी में की लिखा गया है, और ये इंग्लिश में की लिखा गया है। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा पेश। पेश की शक्ल कुछ वाव की तरह होती है। जिस तरीके से वाव लिखा जाता है ना, इसी तरीके से पेश लिखा जाता है। तो चलिए हम पेश को मिसाल समझ लेते हैं। और पेश के मुकाबले में हिंदी में आ जाता है उ, और इंग्लिश में आ जाता है यू। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, इंग्लिश के लिए जो वर्ड है वो ई, उ, यहीं तक पढ़ाऊंगा। यहाँ तक क्यों पढ़ाऊंगा अभी मैं, इसलिए कि ये मारूफ है। ये क्या है, मारूफ है। और कुछ वर्ड होते हैं मजहूल, जो उर्दू से पहचाने जाते हैं, क्योंकि हिंदी में तो लिखे गए हैं, लेकिन इसको मारूफ मजहूल नहीं कहते हैं, बल्कि उर्दू में इसका अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ तक जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं ये मारूफ हैं, ये सीधे पढ़े जाते हैं, इसमें किसी तरह की बनावट नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, पेश का कुछ मिसाल समझ लेते हैं। तो देखिए पुल लिखने के लिए दोस्तों हमें पा की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, पा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा था, आपको बताया था कि बा के नीचे अगर हम 3 नुक्ता लगा देते हैं तो पा बन जाता है। तो अब पा के बाद पा में क्या आता है दोस्तों, पुल में आखिर में
ल आता है, एल आता है, लाम आता है ना। तो देखिए हम यहाँ पर लाम को ऐड कर देते हैं बड़ी आसानी के साथ, ये हो जाएगा हमारा पुल। लेकिन जब ये बगैर पेश का लिखा रहेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा ये पल है, ये पिल है, ये पुल है। तो हमें यहाँ पर पेश लगाने के लिए हम क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम पेश लगा देते हैं। क्या रहता है, पालाम पेश पुल। और यहाँ पर जैसे उर्दू में आपको कहीं पर भी ये मात्रा लगी हुई नहीं मिलेगी। मैं शुरू में आपको इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप शुरू में 2-4 वर्ड या कुछ दूर दूर तक आप मात्रा से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर जब हैबिट हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस हो जाओगे आप, तो फिर मात्रा रहे ना रहे आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। देखिए पुल, अगर यही पुल हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे पमहरसू का लो पुल। बात आगे समझ दोस्तों। और अगर यही पुल हम इंग्लिश में लिखना चाहें PUL पुल। अगला वाव मद। क्या दोस्तों, वाव मद। जिस तरीके से अभी आपने या मद पढ़ा है इसी तरीके से वाव मद भी है। वाव मद में क्या है, वाव साकिन से पहले आपका पेश होगा तो वो वाव मद बन जाएगा। वाव मद के लिए इंग्लिश और हिंदी में क्या आता है दोस्तों, ऊ आ जाता है और इंग्लिश में आ जाता है डबल ओ। अगर हम मिसाल की बात करें समझने के लिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पूर, पास के बाद क्या आया हुआ है, वाव साकिन आया हुआ है, उसके बाद रहा, तो पा पर पेश है, वाव साकिन पहले आया हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा खींच करके पढ़ेंगे पूर। इसी तरीके से यहाँ पर ये हिंदी में पूर लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में पूर लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, ये जो है आपका मारूफ वर्ड है। ये क्या है, मारूफ वर्ड है। इंग्लिश में भी लिखे गए हैं लेकिन और हिंदी में भी लिखे गए हैं, लेकिन वहाँ पर मारूफ और मजहूल में फ़र्क नहीं किया गया है। लेकिन उर्दू के अंदर जो है आपका मारूफ और मजहूल के अंदर फ़र्क किया गया है पढ़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, ये ज़बर है, ज़बर के लिए आ आया हुआ है और यहाँ पर मद है। ज़बर और मद में फ़र्क ये है कि ये कम खींचा जाता है और ये ज़्यादा खींचा जाता है। मिसाल के तौर पर आ और आ, और इसी तरीके से ज़ेर है और यहाँ भी ज़ेर है। जब खाली ज़ेर होगा किसी वर्ड के नीचे तो वो कम खींचा जाएगा, और जब या से पहले ज़ेर होगा या मद्दा होगी तो वहाँ पर थोड़ा खींच करके पढ़ा जाएगा। जैसे ई ये ई है दोस्तों, और ये ई, ये कम खींचा जाता है और ये ज़्यादा खींचा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों ऊ जब सिर्फ पेश होगा किसी वर्ड के ऊपर तो ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा, बल्कि सिर्फ हमारे होंठ गोल होंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ आवाज़ आएगी। जैसे ऊ, जैसे ऊ, जैसे पुल और पूर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा बताया हुआ सबक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर किसी तरह का आपके मन में डाउट रहा होगा या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ वीडियो में दोस्तों बने रहिए और हमारे वीडियो को आप देखिए। मैं बेहतरीन तरीके से आपको उर्दू पढ़ाना पक्का सिखा दूँगा।